Greetings 12th class political science students. Welcome back to our channel. Hope you all are doing great, and today we are here with our part 6 of the chapter and of bipolarity. In the last class we have discussed the disintegration of Soviet Union. We have discussed the major reasons behind it which were responsible for that. Along with that, we have also discussed that Russia was considered as the successor of Soviet Union. All the things we have discussed in the last class. And now what after disintegration? What were the changes in the world after disintegration? That we are going to discuss today. So let us start now. Today's topic is consequences of disintegration. क्या क्या changes आए? So the collapse of the second world of the Soviet Union and the socialist system in Eastern Europe had profound consequences for world politics. It means there were no changes in Russia only, there were lot of changes in the world also. ठीक है, मतलब पूरी की पूरी वर्ल्ड की पॉलिटिक्स में चेंजेस आ रहे थे. Let us note here three broad kind of enduring changes that resulted from it. अब देखो क्या क्या चेंजेस आए, जो मेजर थ्री ब्रॉड काइंड चेंजेस आए ना, that we will discuss. Each of these had a number of effects that we cannot list here. क्योंकि सारे के सारे इफेक्ट्स को आप नहीं बता सकते. सो मेजर चेंजेस कौन कौन से आए? सो वी विल डिस्कस दैट चेंजेस डिड नॉट चेंज द सिस्टम ऑफ सोवियत यूनियन, रशिया यू कैन से, बट इट हैज अ वास्ट इंपैक्ट ओवर ऑल ऑफ द वर्ल्ड. तो वो चेंजेस कौन कौन से थे? सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट मीन द एंड ऑफ कोल्ड वॉर कन्फ्रंटेशन. जो इतने टाइम पीरियड से चला आ रहा था ना, दो बड़ी इकोनॉमीज के बीच में, दो आइडियोलॉजीज के बीच में, जो एक वॉर जैसी सिचुएशन बनी हुई थी कि एनी टाइम दैट द वॉर कैन बी बस्ट आउट, तो वो सिचुएशन खत्म हो गई. क्योंकि जैसे ही सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन हुआ, तो इट मींस अब क्या माना जाने लगा कि देयर इज वन सुपर पावर ओनली इन द वर्ल्ड एंड दैट इज यूएस. राइट, उसके अलावा कोई और सुपर पावर है ही नहीं. तो अब जो आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस चल रहे थे यूएस और यूएसएसआर के बीच में, वो आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस अब खत्म हो गए. तो इट मींस अब कहीं ना कहीं ये डिक्लेरेशन थी कि यस नाउ द कोल्ड वॉर हैज कम टू एन एंड. राइट, द आइडियोलॉजिकल डिस्प्यूट ओवर वेदर द सोशलिस्ट सिस्टम वुड बीट द कैपिटल सिस्टम वाज नॉट एन इशू एनीमोर. अब देखो, कोल्ड वॉर का जो सबसे मेजर कंसर्निंग पॉइंट था, इशू था, गोल था, टारगेट था, वो यही था कि दोनों कंट्रीज अपनी अपनी आइडियोलॉजीज को क्या कर रही थी, स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रही थी. अब देखो, रशिया क्या सोच रहा था, मतलब सोवियत यूनियन क्या सोच रहा था कि मैं कैपिटलिज्म को खत्म कर दूंगा. यूएस क्या सोच रहा था कि कैपिटलिज्म स्टे करेगा और सोशलिज्म खत्म हो जाएगा. इट मींस जो डिस्प्यूट चला रहा था ना सोशलिस्ट और कैपिटलिज्म के बीच में, कि वो दोनों एक दूसरे को सप्रेस करेंगे, उसके बाद एक ही सिस्टम बचेगा वर्ल्ड में, वो वाला डिस्प्यूट कहीं ना कहीं अब खत्म हो गया. अब ये डेंजर ही नहीं बचा यूएस के सामने कि कोई सोशलिस्ट सिस्टम ये बोलने वाला है दैट आई विल वैनिश द कैपिटलिस्ट. राइट, since this dispute has engaged the military of the two blocs, has triggered a massive arms race and accumulation of nuclear power weapons. अब देखो क्या हो रहा था, इस डिस्प्यूट की वजह से प्रॉब्लम क्या चल रही थी. आप लोगों ने कहीं ना कहीं जो रीजन डिसइंटीग्रेशन के पढ़े, उसमें एक इंपॉर्टेंट रीजन ये भी पढ़ा था, देयर वाज द रेस ऑफ आर्मामेंट्स. राइट, सीक्रेट ट्रीटीज हो रही थी. इट मीन्स सीक्रेट भी नहीं, आप मान सकते ओपनली, जैसे नाटो, वॉर्सो पैक्ट जैसी ट्रीटीज साइन हो रही थी. उसके अलावा कंट्रीज में क्या चल रही थी, कंट्रीज में आर्मामेंट्स की रेस चली हुई थी, न्यूक्लियर वेपन्स की रेस चली हुई थी. फाइन, इसीलिए क्या हो रहा था, अब कहीं ना कहीं ये सिस्टम स्टार्ट हो रहा था वर्ल्ड में कि दो ब्लॉक्स बने हुए थे ना, उसकी वजह से एक हथियारों की रेस लगी हुई थी, न्यूक्लियर वेपन्स की दौड़ लगी हुई थी. और इसकी वजह से एंड हैड लेड टू द एग्जिस्टेंस ऑफ मिलिट्री ब्लॉक्स. द एंड ऑफ द कन्फ्रंटेशन डिमांडेड एन एंड टू द आर्म रेस एंड अ पॉसिबल न्यू पीस. अब देखो, अब जब आइडियोलॉजिकली बैलेंस ही हो गई, आइडियोलॉजिकली वर्ल्ड बैलेंस हो गया, अब वर्ल्ड में सिर्फ एक सुपर पावर बची है, तो इट मींस अब जो सोवियत सिस्टम है उनको ये दिखाने की जरूरत नहीं दैट आई एम पावरफुल, क्योंकि उनका डिसइंटीग्रेशन ऑलरेडी हो चुका है. तो इट मींस अब क्या हो रहा है, अब एक नया सिस्टम है जहां पर ऐसी आर्मामेंट्स की रेस नहीं है. और अब क्या माना जा रहा है दैट देयर विल बी पॉसिबल अ न्यू पीस. राइट, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ न्यू पीस सिस्टम. राइट, मतलब वर्ल्ड में एक नया सिस्टम आएगा जहां पर पीस का एग्जिस्टेंस होगा. तो ये तो फर्स्ट चेंज था जो आपको समझ आया कि क्या
फर्स्ट चेंज क्या है वर्ल्ड में कि जो कोल्ड वॉर इतने टाइम पीरियड से चला आ रहा था उसका एंड हो गया। जैसे ही कोल्ड वॉर का एंड हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ, जो आइडियोलॉजिकली डिफरेंसेस चले आ रहे थे आइडियोलॉजीज के बीच में, कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट के बीच में, वो आइडियोलॉजिकल डिस्प्यूट्स भी कहीं ना कहीं खत्म हो गए। अब वर्ल्ड में सिर्फ एक ही पावर बची। अब ये टेंशन थी नहीं कैपिटलिज्म को कि सोशलिज्म उसके पाथ में हर्डल क्रिएट करेगा। इसके साथ साथ एक पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या निकला कि एक पॉजिटिव इंपैक्ट ये हुआ कि अब आर्मामेंट्स की रेस खत्म हो गई। जो हथियारों की रेस लगी हुई थी ना, अंधाधुंध रेस, वो कहीं ना कहीं खत्म हो गई। उसके अलावा अब ये माना जाने लगा दैट यस देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ पीस इन द वर्ल्ड नाउ। ये था इसका एक चेंज, जो फर्स्ट चेंज आप बिल्कुल कंप्लीटली विजुअलाइज कर सकते हो, देख सकते हो इन ऑल ऑफ द वर्ल्ड। सेकंड क्या था, सेकंड पावर रिलेशन इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स चेंज। अब पावर रिलेशन चेंज हो गए। अब देखो कैसे, देयरफॉर द रिलेटिव इन्फ्लुएंस ऑफ आइडियाज एंड इंस्टीट्यूशंस आल्सो चेंज्ड। अब वर्ल्ड के रिलेशन ना पूरे के पूरे चेंज हो गए। अब देखो वो कैसे, द एंड ऑफ कोल्ड वॉर लेफ्ट ओपन ओनली टू पॉसिबिलिटी। अब देखो पूरे के, अब देखो यहाँ आपको स्टार्टिंग में क्या लिखा हुआ मिला है कि जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स थी ना, रिलेशंस थे, वो सारे के सारे चेंज हुए। और इसकी वजह से जो आइडियाज जो इन्फ्लुएंस कर रहे थे डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस को, क्योंकि जो सोशलिज्म को फॉलो कर रहे थे उनके इंस्टीट्यूशन सोशलिस्ट आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग वर्किंग थे, जो कैपिटलिज्म को फॉलो कर रहे थे उनके इंस्टीट्यूशन उसी के अकॉर्डिंग वर्किंग थे। अब क्या होना शुरू हुआ कि अब इंस्टीट्यूशंस का भी चेंज हुआ, इंस्टीट्यूशन का वर्किंग पोजीशन भी चेंज हुई, राइट। अब देखो द एंड ऑफ कोल्ड वॉर लेफ्ट ओपन ओनली टू पॉसिबिलिटी। इसने सिर्फ दो पॉसिबिलिटी वर्ल्ड के सामने छोड़ दी। दो कौन सी, either the remaining superpower would dominate and create a unipolar system, or different countries or group of countries could become important players in the international system. अब देखो दो ही पॉसिबिलिटीज हैं। दो पॉसिबिलिटीज कौन सी, दो पॉसिबिलिटीज वही हैं अब हमारे सामने कि क्या रहेगा अब वर्ल्ड का सिस्टम। अब जब आइडियोलॉजिकली डिफरेंसेस खत्म हो गए, राइट, तो अब एक तो ऑप्शन क्या है, देयर विल बी यूनिपोलर। यूनिपोलर मतलब जहां सिर्फ एक ही पोल होगा। आपने चैप्टर क्या पढ़ा, एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, मतलब आपने यही तो पढ़ा ना कि दो पोल जो चले आ रहे थे उसमें एक का एंड हो गया, राइट, मतलब अब एक ही पोल बचेगा तो यूनिपोलर वर्ल्ड बचेगा। तो एक तो यही पॉसिबिलिटी थी कि पूरा का पूरा वर्ल्ड एक यूनिपोलर वर्ल्ड में कन्वर्ट हो जाए, यूनिपोलर सिस्टम में कन्वर्ट हो जाए। और दूसरा सिस्टम क्या हो सकता था कि कई सारी कंट्रीज ना मिलके एक कोई ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम बनाए इंटरनेशनल सिस्टम में, जो कि क्या करे, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करे, राइट। इट मीन्स अब क्या था, जो एक बाइपोलर वर्ल्ड चला रहा था उससे टू पॉसिबिलिटीज अराइज हुई, जनरेट हुई। एक कि वर्ल्ड यूनिपोलर हो जाए, या फिर उस पूरे के पूरे सिस्टम को ही चेंज कर दो और वर्ल्ड कैसा, जो मल्टीपोलर, जिसमें क्या होगा, जिसमें कई सारे इंपॉर्टेंट प्लेयर्स होंगे, कई सारी इंपॉर्टेंट कंट्रीज होंगी जो वर्ल्ड के सिस्टम में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी, राइट। तो मतलब देखो इंपॉर्टेंट प्लेयर्स इन द इंटरनेशनल सिस्टम, thereby bringing in a multipolar system where no one power could dominate। यानी अब एक ऐसा सिस्टम होगा जहां पर कई सारी इंपॉर्टेंट पावर्स होंगी, राइट। एक टाइम के लिए ऐसा लगेगा कि यूएस की मोनोपोली एस्टैब्लिश हो गई, बट फाइनली फिर वर्ल्ड अब क्या हो जाएगा आपका, अब जो आपका वर्ल्ड है वो कैसा है, मल्टीपोलर है। अब आप देख पा रहे हो बहुत सारी कंट्रीज, राइट, जैसे अगर आप एशिया की बात कर दो तो आपको इंडिया और चाइना जैसी पावर्स मिल जाएंगी, है ना। अमेरिका खुद एक पावर है, सुपर पावर आप मान के चल सकते हो। चाइना है, रशिया है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, राइट। कई सारी कंट्रीज है ना जो वर्ल्ड में कहीं ना कहीं पावरफुल पोजीशन में है। तो अब देखो यही पोजीशन थी वर्ल्ड के सामने, यही सिस्टम था कि या तो वर्ल्ड एक यूनिपोलर वर्ल्ड बन जाए कि अब सिर्फ एक ही पावर है, वर्ल्ड सारा उसी के अंडर वर्क करेगा, और दूसरा क्या सिस्टम हो सकता था, दूसरी क्या पॉसिबिलिटी थी कि एक मल्टीपोलर सिस्टम होगा जिसमें एक वेयर नो वन पावर को डोमिनेट, जहां एक कंट्री का डोमिनेट नहीं होगा, राइट। एज इट टर्न आउट द यूएस बिकेम द सोल सुपर पावर। देखो क्या हुआ, जैसे ही बाइपोलैरिटी का एंड हुआ तो वर्ल्ड के सामने क्या था, देयर वाज वन ऑप्शन ओनली। सबने मान लिया कहीं ना कहीं आइडियोलॉजिकली डिफरेंसेस खत्म हो गए, तो एक तरीके से माना गया दैट यस कैपिटलिज्म की विक्ट्री हो गई ओवर द सोशलिज्म, राइट। तो मतलब वर्ल्ड में क्या माना जाने लगा कि एक ही सुपर पावर बची है, यूएस, राइट, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। Backed by the power and prestige of the US, the capitalist economy was now the dominant economic system internationally। अब क्या हो गया, आज आप लोग देख पा रहे हो इंटरनेशनल ट्रेड में यूएस डॉलर की कितनी इंपॉर्टेंस है, राइट, कितनी इंपॉर्टेंट वैल्यू है। वो क्यों देख पा रहे हो,
क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोगों ने यहां से ये फील किया कि इकोनॉमी जो है यूएस की वो डोमिनेट करने वाली इकोनॉमिक सिस्टम बन गई पूरे के पूरे इंटरनेशनल सिनेरियो में, राइट। मतलब अगर आप मान सकते हो कि यूएस का जो इफेक्ट था, इन्फ्लुएंस था, वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इंक्रीज होना शुरू हो गया, राइट। इंस्टीट्यूशंस लाइक द वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड became powerful advisors to all these countries since they gave them loans for their transition to capitalism. अब देखो क्या होना शुरू हो गया। अगर आप जनरल सा कंक्लूजन भी देखोगे ना, अगर आप यूएनओ के भी एग्जांपल्स के थ्रू स्टडी करते हो तो आपको क्लियरली विजिबल हो जाएगा कि यस, यूएस का सिस्टम, यूएस का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है और यूएस सिस्टम से सारा का सारा हमारा यूनाइटेड नेशन कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस हो रहा है, राइट। तो अब यहां पर क्या हो गया कि यहां से वही वाला हमारा पॉलिटिकल सिस्टम ऐसा डेवलप हो गया कि अब सारे के सारे इंस्टीट्यूशंस पे ना आपको किसका इफेक्ट दिख रहा है क्लियरली, यूएस का। जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस है, चाहे वो वर्ल्ड बैंक है, चाहे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, वो फंड प्रोवाइड करवा रहे थे, वो इंपॉर्टेंट एडवाइजर भी बन गए और वो कंट्रीज को क्या दे रहे थे, लोन्स दे रहे थे। क्यों? फॉर देयर ट्रांजिशन टू कैपिटलिज्म, क्योंकि अब एक आइडियोलॉजी तो खत्म हो गई है, सोशलिज्म तो खत्म हो गया है, अब जो सिस्टम वर्किंग है, अब जो आइडियोलॉजी वर्किंग है वो सिर्फ कौन सी है, कैपिटलिज्म। तो अब ये जो है आपकी, चाहे वो वर्ल्ड बैंक है, चाहे वो आईएमएफ है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, अब वो लोन्स दे रहे हैं दूसरी कंट्रीज को कि आप किसकी तरफ शिफ्ट हो जाओ, आप शिफ्ट हो जाओ कैपिटलिज्म की तरफ। समझ आया? Politically, the notion of liberal democracy emerged as the best way to organize political life. और पॉलिटिकली भी क्या होना शुरू हो गया, अब एक लिबरल डेमोक्रेसी का आइडिया। क्योंकि देखो सोशलिज्म में कहीं ना कहीं आप लोगों ने क्या पढ़ा, स्टेट का एक्सट्रीम कंट्रोल एस्टैब्लिश हो गया था, राइट। मतलब जब सोशलिज्म को कहीं ना कहीं जब एक पार्टी का कंट्रोल हो गया कम्युनिज्म का, तो आपने क्या देखा, देयर वर नेगेटिव इंपैक्ट्स ओवर द पॉलिटिकल सिस्टम, पीपल वर नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ चॉइस, दे वर नॉट एबल टू से इवन अ सिंगल वर्ड अगेंस्ट द गवर्नमेंट। इट मीन्स क्या हुआ कि अब उन लोगों को गवर्नमेंट के अगेंस्ट जब कुछ बोलने की परमिशन नहीं थी, सो दैट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वाज नॉट प्रॉपर एंड दैट्स व्हाई व्हेन द सिस्टम then the bipolar world came to an end, तो अब जो वर्ल्ड का सिनेरियो था, अब ऑफ कोर्स जो यूएस का सिस्टम है दैट विल बी पॉपुलर। और यूएस में कौन सा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वर्किंग था, लिबरल डेमोक्रेसी, राइट। तो इसीलिए पूरे के पूरे वर्ल्ड में क्या होना शुरू हो गया, आइडियोलॉजिकली भी जो पॉलिटिकल आइडियाज है वो किससे इन्फ्लुएंस हो गए, लिबरल डेमोक्रेसी से। और ये सबसे बेस्ट वे माना जाने लगा कि आपकी सिर्फ डेमोक्रेसी होना जरूरी नहीं है, आपकी कंट्री में जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इट्स नॉट इनफ दैट इट इज डेमोक्रेसी बट इट शुड बी लिबरल डेमोक्रेसी। मतलब वो जो चीजों को जल्दी जल्दी एक्सेप्ट करे, चेंजेस को जल्दी एक्सेप्ट करे, दैट काइंड ऑफ गवर्नमेंट यू शुड हैव इफ यू वांट टू डू डेवलपमेंट। इट मींस यूएस के मॉडल को पॉपुलैरिटी मिलना शुरू हो गई। समझ आया? फर्स्ट चेंज तो क्या था, फर्स्ट चेंज था कि पूरा का पूरा सिस्टम चेंज हो गया, राइट। मतलब क्या आप लोगों ने देखा कि जो वॉर चला रहा था ना, एक रेस चली आ रही थी आर्मामेंट्स की, वो खत्म हो गई। दूसरा आप लोगों ने क्या देखा कि जो एक तरफ ऐसा फील हुआ दैट यस नाउ द वर्ल्ड हैज कन्वर्टेड इनटू यूनिपोलर वर्ल्ड। यूएस का जो पूरा का पूरा सिनेरियो था दैट हैज पुट द ग्रेट इंपैक्ट ओवर वर्ल्ड सिनेरियो। चाहे जितने आप आईएमएफ की बात कर लो, वर्ल्ड बैंक की बात कर लो, वो सारे के सारे यूएस आइडियोलॉजी पे वर्किंग थे। अलॉन्ग विद दैट जो यूएस की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी थी, जो थी आपकी लिबरल डेमोक्रेसी, अब सारे के सारे वर्ल्ड के ऊपर उसका इंपैक्ट बढ़ना शुरू हो गया। और अब यही माना जाने लगा कि जो लिबरल डेमोक्रेसी है ना, दैट इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट स्पेशली टू ऑर्गेनाइज पॉलिटिकल लाइफ। समझ आया? ये था आपका सेकंड चेंज। थर्ड चेंज क्या आया, थर्ड द एंड ऑफ सोवियत ब्लॉक मींट द इमर्जेंस ऑफ मैनी न्यू कंट्रीज। अब जैसे ही सोवियत ब्लॉक का एंड हुआ तो नई नई कंट्रीज आना शुरू हो गई, राइट। मतलब देखो कैसे, ऑल दीज कंट्री हैड देयर ओन इंडिपेंडेंट एस्पिरेशंस एंड चॉइसेस। अब देखो जो 15 कंट्रीज अलग हुई हैं, तो अब उन कंट्रीज की कुछ इंडिविजुअलिटी है एंड अकॉर्डिंग टू देयर इंडिविजुअलिटी दे विल ट्राई टू इंट्रोड्यूस अ न्यू पॉलिटिकल सिनेरियो, राइट, बिकॉज दे आर हैविंग डिफरेंट काइंड ऑफ चॉइसेस। तो अब इनकी वजह से क्या होना शुरू हो गया, इनकी अलग अलग इंडिपेंडेंट एस्पिरेशंस और चॉइसेस बनना शुरू हो गई। तो उसी के अकॉर्डिंग अब वर्ल्ड का सिनेरियो भी पूरा चेंज होगा। Some of them, especially the Baltic and East European states, wanted to join the European Union
and became the part of North Atlantic Treaty Organization. आप लोगों ने पढ़ा ना कि कुछ कंट्रीज तो जैसे ही सोवियत यूनियन से सेपरेट हुई तो उन्होंने पहले तो ये बोल दिया दैट वी विल बी फॉलोइंग द सेपरेट आइडियोलॉजी, इंडिपेंडेंट आइडियोलॉजी, बट बाद में उन्होंने क्या कर लिया था, नाटो को ज्वाइन कर लिया था. तो इसमें आपके बाल्टिक रीजन, उन्होंने क्या किया कि वो यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन कर लेंगे, वो ज्वाइन करना चाह रही थी. और वो किसका पार्ट बन गई, NATO, मतलब वो अब बन गई है पार्ट किसका, एक मिलिट्री अलायंस का, राइट, जो आपका नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन था. उसके अलावा द सेंट्रल एशियन कंट्रीज वांटेड टू टेक एडवांटेज ऑफ देयर जियोग्राफिकल लोकेशन एंड कंटिन्यू देयर क्लोज टाइज विद रशिया एंड ऑल्सो टू एस्टैब्लिश देयर टाइज विद द वेस्ट. अब देखो जैसे हमारी जैसी कंट्रीज है ना, हमको पता है कि एशिया में लोकेटेड होने की वजह से हमारी लोकेशन एशिया में है, सो दैट्स व्हाई हम क्लोजली किसके साथ कनेक्टेड है, रशिया के साथ. ऑल्दो हम लोगों ने तो सेपरेट आइडियोलॉजी इंट्रोड्यूस करवाई थी, दैट वाज नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, बट इवन देन जो कंट्रीज ना दे वर इन्फ्लुएंस्ड बाय देयर जियोग्राफिकल लोकेशन ऑल्सो. अब देखो कुछ कंट्रीज जो मान लिया जिनकी लोकेशन किसके क्लोज थी, जिनकी लोकेशन मान लिया यूएस के क्लोज थी, उन्होंने तो क्या माना कि नाउ इट्स द टाइम टू गेट क्लोजर टू यूएस, और इसलिए उन्होंने क्या कर लिया, नाटो जैसे मिलिट्री अलायंस को ज्वाइन कर लिया, राइट, और वो ग्रुप बन गए. फाइन. लेकिन दूसरी तरफ कौन सी थी, जो कंट्रीज को ये दिख रहा था क्लियरली कि हमारी लोकेशन तो किसके क्लोज है, हमारी लोकेशन तो रशिया के क्लोज है, राइट. इसलिए उन्होंने क्या सोचा कि इट इज बेटर कि हम लोग इन्हीं के साथ रिलेशन एस्टैब्लिश करके चले, राइट. तो उन्होंने क्या सोचा कि हम लोग रशिया के साथ तो फ्रेंडशिप रिलेशन मेंटेन करें, बट हमारे रिलेशन ना वेस्ट के साथ भी अच्छे एस्टैब्लिश होने चाहिए, उसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए, राइट. मतलब चाहे वो आप यूएस की बात करो, चाइना के साथ बात करो, अदर्स के साथ बात करो, मतलब दे वांटेड दैट यस विद एवरी कंट्री वी शुड हैव गुड रिलेशनशिप. Thus the international system, so many new players emerge. अब देखो इट मीन्स क्या है, आप लोगों ने देखा कि यहां तक आते हैं चाइना भी इमर्ज हो चुका है एक बड़ी पावर की फॉर्म में. तो इट मीन्स अब वर्ल्ड में क्या हो रहा है, बड़े बड़े नए नए प्लेयर्स आ रहे हैं, राइट. उसके अलावा ईच विद इट्स ओन आइडेंटिटी, इंटरेस्ट एंड इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डिफिकल्टीज, इट इज to these issue that we now turn. और ये आज भी आप लोग देख पा रहे because of their political interest, because of their ideological interest and importantly, most importantly economic interest. लोग क्या देख रहे हैं, लोग ये देखते कि हमारे इंटरेस्ट किस कंट्री के साथ कनेक्टेड है, और जिस कंट्री के साथ उनके रिलेशन उनको लगता है कि इस कंट्री से उनको बेनिफिट हो रहा है. अब देखो चाहे भले ही हमारे चाइना के साथ रिलेशन कितने खराब हो जाए, बट इवन देन हम लोग कुछ ट्रेड रिलेशन एस्टैब्लिश करके चलते हैं, राइट. यूएस और चाइना के बीच में ट्रेड वॉर चलता है, बट इवन देन उनके रिलेशन चलते हैं. सो इट मीन्स वी ट्राई टू डू एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू द पॉलिटिकल इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री, और ये चीजें आपको आज भी कहीं ना कहीं विजुअलाइज हो रही हैं. फाइन. आई थिंक कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिसइंटीग्रेशन आपको क्लियर है, राइट. मतलब पहले आप लोगों ने क्या देखा, डिस्प्यूट्स जो आइडियोलॉजिकली डिफरेंसेस चले आए थे उनका एंड हो गया. दूसरा आप लोगों ने देखा वर्ल्ड का पॉलिटिक्स चेंज हो गया, यूएस सिस्टम के अकॉर्डिंग चीजें चेंज होना शुरू हो गई. और फाइनली आप लोगों ने क्या देखा कि वर्ल्ड में ना कई सारे सेंटर्स इमर्ज हुए पावर के, और इस वजह से अब कंट्रीज ने डिफरेंट कंट्रीज के साथ मिलिट्री रिलेशन, इकोनॉमिक रिलेशन, ट्रेड रिलेशन एस्टैब्लिश करने शुरू किए, और वो आज तक पॉलिटिकल सिस्टम को चेंज किए हुए. फाइन. अब देखो एक और लीडर आप लोगों ने पढ़ लिया था कि फाइनली कौन थे वो पर्सन जिन्होंने पेरेस्ट्रोइका ग्लासनोस्ट की पॉलिसी को अडॉप्ट किया था. आप लोगों ने पढ़ लिया था वो सारा का सारा सिस्टम कि हम लोगों ने क्या माना था, मिखाइल गॉर्बाचेव दैट वाज रिस्पांसिबल फॉर द डिसइंटीग्रेशन. लेकिन अब एक और लीडर है बोरिस येल्त्सिन. ये कौन है, जो रशिया को लीड करेंगे अब 1991 मतलब इंटीग्रेशन के बाद, डिसइंटीग्रेशन के बाद. अब देखो बोरिस येल्त्सिन, लाइफ इज 1931 to 2007 द फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ रशिया. अब पहले सोवियत यूनियन चला रहा था, अब सिर्फ रशिया का सिस्टम है. इट मींस रोज टू पावर इन द कम्युनिस्ट पार्टी, और ये पावर में कैसे आए, कम्युनिस्ट पार्टी के थ्रू. एंड वॉज मेड द मेयर ऑफ मॉस्को बाय द गॉर्बाचेव. इनके बारे में आप लोगों को याद है, हम लोगों ने पढ़ा था कि मॉस्को में क्या करे थे, कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर थे, राइट. इन द लास्ट डिस्कशन वी हैव स्टडीड समथिंग अबाउट हिम. तो वही पर्सन है जो कम्युनिस्ट पार्टी के थ्रू पावर में अमर्ज हुए, और उनको क्या बना दिया, गॉर्बाचेव ने इनको मेयर बना दिया था मॉस्को में जो प्लेस है. उसके बाद लेटर ज्वाइन द क्रिटिक्स ऑफ गॉर्बाचेव एंड लेफ्ट द कम्युनिस्ट पार्टी.
बट बाद में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि ये ना जो आपके बोरिस येल्त्सिन है, ये गोर्बाचेव की पॉलिसी से ना मतलब अग्री नहीं करते थे, उनसे डिसएग्रीमेंट की वजह से क्या किया, ये क्रिटिक्स बन गए। मतलब इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया गोर्बाचेव की पॉलिसीज को। और जब इनको लगा कि नहीं, पार्टी के साथ भी इनकी आइडियोलॉजी मैचिंग नहीं है, तो इन्होंने क्या कर दिया, कम्युनिस्ट पार्टी को छोड़ दिया एंड लेट द प्रोटेस्ट को लीड किया अगेंस्ट द सोवियत रिजीम इन 1991, प्लेड अ की रोल इन डिसॉल्विंग द सोवियत यूनियन। अब देखो क्या इन्होंने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था डिसॉल्व होने में, क्योंकि इनको क्या लग रहा था कि अब जो कम्युनिस्ट पार्टी है ना, जो एक्सट्रीम कंट्रोल करी, दैट इज नॉट फाइन। तो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी से जब इनके आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हुए ना, इस वजह से कहीं ना कहीं फिर उन्होंने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इन द डिसॉल्विंग ऑफ सोवियत यूनियन। उसके अलावा क्या किया, ब्लेम्ड फॉर हार्डशिप सफर्ड बाय रशियन इन देयर ट्रांजिशन फ्रॉम कम्युनिज्म टू कैपिटलिज्म। और क्या किया, जो अब देखो ब्लेम फॉर हार्डशिप, और क्या हार्डशिप, जो रशिया सफर कर रहा था ना, मतलब जब वो ट्रांजिशन में सफर कर रहा था, मतलब अब देखो आप लोगों ने क्या पढ़ा, जब डिसइंटीग्रेशन होगा तो इट मींस यहां पर भी चेंजेस आएंगे, इनका इकोनॉमिक सिस्टम भी चेंज होगा। अब ये भी शिफ्ट करेंगे ऑफ कोर्स कम्युनिज्म टू कैपिटलिज्म। तो इनको ब्लेम किसके लिए किया जाता है, जो हार्डशिप आई, मतलब जब पूरा का पूरा रशियन आइडियोलॉजिकली चेंज हो रहा था कम्युनिज्म टू कैपिटलिज्म में, तो उस ट्रांजिशन में जो लोगों ने हार्डशिप फेस की, चैलेंजेस फेस किए, तो उन सभी के लिए इनको ब्लेम किया जाता है दैट दिस पर्सन वाज रिस्पॉन्सिबल। क्योंकि अगर ये कहीं ना कहीं इतने अपोजिशन वाले व्यूज नहीं रखते तो मे बी डिसइंटीग्रेशन नहीं हो पाता, डिसॉल्व नहीं हो पाता सोवियत यूनियन, एंड दैट्स व्हाई दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट थिंग। और उसके अलावा इनको ट्रांजिशन में जो लोगों ने एक टाइप से हार्डशिप फेस की, उसके लिए इनको रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट बोरिस येल्त्सिन। आई थिंक यहां तक आपको क्लियर है, राइट मतलब क्या क्या चेंजेस आए वर्ल्ड में, क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज निकले, रिजल्ट्स क्या क्या निकले डिसइंटीग्रेशन के। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द topic, please press the like button and subscribe the channel. We will meet in next video with the next topic that is going to be quite interesting, that is shock therapy. So shock therapy होती क्या है and how did you work for the countries, that we will discuss in the next class. Till then try to revise everything because we have studied a lot of leaders also. Try to read important things related to every leader for which he or she was popular, right? We will meet in next video. Till then keep learning and stay connected. Thank you. Thanks a lot.